Good afternoon, students. Good afternoon. Good afternoon. So our today's topic is tax reforms. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे tax reforms. As you know, our chapter is running globalization, privatization, and liberalization. Okay. So according to the globalization, we just study about the tax reforms. So in this chapter, we just study about the which reforms or what restrictions are removed from the taxation area. As you know, the fiscal policy is the important policy of the government in which the taxation policy and the expenditure policy is included. यानी गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें टैक्स और टैक्स के साथ साथ उसके जो एक्सपेंडिचर हैं ये दोनों कंबाइन होकर फिस्कल पॉलिसी के नाम से जाने जाते हैं. सो हियर इज द टॉपिक टैक्स रिफॉर्म्स. Tax reforms are concerned with the reforms in the government's taxation and public expenditures policy. यानी जो टैक्स रिफॉर्म्स है इसमें दोनों पॉलिसी आएंगी आपकी, टैक्सेशन पॉलिसी में जो भी रिफॉर्म हुए हैं और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी में भी जो भी रिफॉर्म हुए हैं वो दोनों ही इसी में आएंगे. ये दोनों ही कलेक्टिवली इज नॉन एज द फिस्कल पॉलिसी. अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों को ही गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कलेक्टिवली दे आर नॉन एज फिस्कल पॉलिसी. उसे फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं. एज यू नो, द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय टू टाइप ऑफ टैक्सेस. गवर्नमेंट दो तरह के टैक्सेस लगाती है. फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस. द डायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस those who are implemented on those person he had to pay that certain amount. यानी जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं लाइक द इनकम टैक्स जिस पर लगाए जाते हैं वही व्यक्ति उसको पे करता है. बट द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस विच आर इम्प्लीमेंटेड ऑन अ पर्सन एंड ही कैन शिफ्ट टू इट टू द अदर वन लाइक द सेल्स टैक्स. जैसे अगर प्रोड्यूसर्स पे सेल्स टैक्स लगते हैं तो वो क्या करता है, कंज्यूमर्स पे उसको शिफ्टेड कर देता है. तो दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस. देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल. डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल दिया, जैसे इनकम टैक्स यहाँ पर है. प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. Since the 1991, there has been a continuous reduction in the taxes on the individual income as left the high rates of income tax were an important reason for the tax evasion. ठीक है, इसमें कहा गया है क्योंकि टैक्स की चोरी लोग क्यों करते हैं, टैक्सेस की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाई है. इसलिए कोशिश की गई है कि स्पेशली जो इनकम टैक्स है चाहे वो इंडिविजुअल पे लग रहा है चाहे वो कॉर्पोरेट हाउसेस पे लग रहा है उसमें रिडक्शन किया जाए. इट इज़ नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट द मॉडरेट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स एनकरेज सेविंग्स एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ द इनकम. ठीक है, अगर आप टैक्स में रिबेट देंगे तो एक तो लोगों की सेविंग्स बढ़ेंगी, दूसरा वो अपनी इनकम को आसानी से डिस्क्लोज कर पाएंगे. Now the corporation tax. The rate of corporation tax which has very high has been gradually reduced. इसी तरह से इंडिविजुअल के साथ साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स है उनको भी रिड्यूस किया गया है. Efforts has also been made to reforms in indirect taxes. डायरेक्ट टैक्सेस की जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी यहाँ पर रिफॉर्म्स किए गए हैं. अब क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए इनडायरेक्ट में? In 2016 the Indian Parliament passed a law GST गुड्स एंड सर्विस एक्ट. सबसे पहले एक यूनिफाइड सिमिलर काइंड ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी बनाई जिसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं. पूरे देश में एक ही तरह का टैक्स प्रोवाइड किया जाएगा. टू सिंप्लीफाई इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड टैक्स सिस्टम. क्यों इंट्रोड्यूस किया गया कि पूरे सिस्टम में एक जैसा यूनिफिकेशन होना चाहिए. तो टैक्सेशन में भी एक जैसे पूरे इंडिया वाइज क्या होना चाहिए, यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम होना चाहिए विच इज नोन एज जीएसटी. दिस इज एक्सेप्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, रिड्यूस द टैक्स एवेशन एंड क्रिएट वन नेशन वन टैक्स. क्यों किया गया इम्प्लीमेंटेड, इसलिए किया गया जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन का जो एरिया जो चोरी की जाती टैक्स वो कम हो और दूसरा वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी को ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड किया जा सके. Another component of reform
In this area is simplification in order to encourage the better complaints on the part of taxpayer. दूसरी बात simplification of tax process. जो टैक्स पेयर्स का जो सबसे बड़ी कंप्लेन रहती है कि जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला है, सो वी नीड अ सीए टू फिल आवर टैक्स. तो हमें क्या जरूरत पड़ती थी, किसी सीए की जरूरत पड़ती. नाउ द प्रोसेस इज सो इजी. अब आप घर बैठे भी ऑनलाइन अपना टैक्स वहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है, तो जो टैक्स का जो पेइंग का जो सिस्टम था उसको सिंप्लीफाई भी कर दिया गया है. नाउ द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म. अब फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिफॉर्म यहाँ पर किए गए. यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से यहाँ पर लेते हैं. सबसे जो इमीडिएट एक्शन लिया गया दैट इज डी वैल्यूएशन ऑफ रूपी. नाउ आई वांट टू क्लियर व्हाट इज डी वैल्यूएशन ऑफ रूपी. ठीक है, देखिए क्या होता है कि व्हेन वी जस्ट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इज डीवैल्यूएशन. जब हम अपने देश की मुद्रा की कीमत जानबूझकर कम कर देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, दैट इज डीवैल्यूएशन. अब आप सोचेंगे हम ऐसा क्यों करते हैं. द डीवैल्यूएशन इज बेनिफिट ऑन दोज एरिया. डीवैल्यूएशन वहाँ बेनिफिट रहता है वेयर योर डिमांड इज मोर इलास्टिक. यानी जब फॉरेन मार्केट में जब आपकी गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो डीवैल्यूएशन इज अ सक्सेसफुल वेपन इन फील्ड ऑफ ट्रेड. ट्रेड का सबसे सक्सेसफुल वेपन होता है कि अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बिक रही है तो यू जस्ट डीवैल्यूएट योर रुपीज़. इससे आपकी जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं वो सस्ती हो जाएंगी और आपकी इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉस्टली. तो लोगों को कोटा और निर्धारित करने से अच्छा क्या होता है कि यू जस्ट डीवैल्यूएट योर रुपीज़. ऑटोमेटिकली आपका जो इम्पोर्ट है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ये क्लियर हो गया. यस मैम. ओके, द नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म. इसी तरह से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी थोड़े रिफॉर्म्स किए गए. पहले जितने भी इन्वेस्टर्स थे, चाहे वो FII हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन्वेस्टर्स आते हैं, उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उन्हें फॉलो करने पड़ते थे. नाउ द रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स दे आर जस्ट लूजन. उन्हें थोड़े कम कर दिए गए. ठीक है, उनका जो शेयरिंग है कंपनी में उसको भी बढ़ा दिया गया. यहाँ देखिए, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजाइम वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ठीक है, क्योंकि लिबरलाइजेशन से क्या होता है, लोगों में जब उसे फ्री कर दिया जाएगा रिस्ट्रिक्शन से तो वो ज़्यादा कॉम्पिटिशन को बेयर कर सकते हैं. एंड ऑल्सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी. इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर ही नहीं आएंगे, हमारे यहाँ न्यू और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ पाएगी. द एम वॉज, ऐसा क्यों किया गया, टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज. क्योंकि व्हेन द फॉरेन इन्वेस्टर्स कम आउटसाइड फ्रॉम their countries and they come in our homeland, so we just having the benefits of the new technology. क्योंकि जब विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी तो उनकी टेक्नोलॉजी भी आएगी, तो इससे जो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है दे जस्ट इंट्रोड्यूस बाय द न्यू टेक्नोलॉजी, तो उनकी जो एफिशिएंसी है दैट इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड. नाउ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, अब क्योंकि जब फॉरेन कंपनीज आएंगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो हम कैसे अपने डोमेस्टिक उद्योगों को प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ पर देखिए आप. In order to protect the industries, domestic industries, the following regimes like the quantitative restrictions. यहाँ क्वांटिटी का restrictions आपको रखना पड़ेगा. On imports, this was increased through the tight control over the imports and by the keeping the tariff very high. अब देखिए पहले क्या होता था कि imports पर restriction के लिए हम quantity fix कर देते थे, कोटा. That is known as, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस होते हैं दैट इज नोन एज कोटा. एंड टैरिफ, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेस लगते हैं दैट इज नोन एज टैरिफ. ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं, कोटा और टैरिफ्स. इसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने इंटरनेशनल ट्रेड को बैलेंस करते हैं. ठीक है, तो हमने पहले क्या कर रखा था कि एनकरेज थ्रू द टाइट कंट्रोल ओवर द इम्पोर्ट्स. हमारे घर के उद्योगों को बढ़ाने के लिए हमने इम्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा टाइटनेस कर रखी थी. विच लेड टू स्लो ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इससे क्या था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बहुत कम थी.
द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, अब जो नई ट्रेड पॉलिसी आई उसके क्या एम्स हैं? तो फर्स्ट एम इज डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, जो न्यू रिफॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमने जो कोटा निर्धारित किया था उसको कम किया गया। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, हमने जो टैक्स लगा रखे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे उसकी रेट को भी कम किया। थर्ड, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीड्यूर, यानी पहले हर जो भी इंडस्ट्रीज है मैन्युफैक्चरिंग, दे हैव टू टेक द लाइसेंस, उसे लाइसेंस लेना पड़ता था, प्रोसीजर बहुत मुश्किल होता था। अब क्या करा, लाइसेंस विल बी जस्ट इन सम इंडस्ट्रीज, अदर इंडस्ट्रीज वर फ्री फ्रॉम लाइसेंस, उनको लाइसेंस से फ्री कर दिया गया। Import licensing was abolished except case of hazardous and environmentally sensitive industries, केवल उन्हीं उद्योगों में लाइसेंस रखा गया है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या फिर जो बहुत खतरनाक उद्योग होते, केमिकल है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी है, उनको यहाँ पर हमने लाइसेंस में रखा है। Quantitative restrictions on import, manufactured consumers goods and agriculture products were also fully removed from the 2001 से एग्रीकल्चर गुड्स में और प्रोडक्शन एरिया में लाइसेंस को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसी तरह से जो एक्सपोर्ट्स ड्यूटी हैं, एक्सपोर्ट्स पे हम जो टैक्सेस लगाते थे उसको भी रिमूव किया गया ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी गुड्स भी, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते थे, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करने से हमारे भी जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में लो प्राइसेस पर सेल हो पाएंगी। नाउ द टॉपिक इज प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? When we just shift the ownership of public sector to the private one, that is known as privatization. जब आप किसी भी कंपनी की ओनरशिप को चेंज करते हैं, पब्लिक से प्राइवेट कर देते हैं, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब देखिए प्राइवेटाइजेशन के फील्ड में क्या किया गवर्नमेंट ने। इट इम्प्लाइज शेडिंग द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट owned by the enterprises गवर्नमेंट कंप्राइजेस कन्वर्टेड इनटू द प्राइवेट सेक्टर इन टू वेज। अब गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर में चेंज करती है दो तरीके से। फर्स्ट, विड्रॉल द गवर्नमेंट्स फ्रॉम ऑनरशिप, पहला कि उसको ऑनरशिप से चेंज करना, और द मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज, या तो उसका मैनेजमेंट चेंज कर दे या उसकी ऑनरशिप चेंज कर दे। एंड द सेकेंड, बाय आउटराइट द सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है उसकी सेलिंग जो राइट्स है वो प्राइवेट को दे दिए जाए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी पब्लिक नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। जो दूसरा तरीका उसमें हम क्या करते हैं, जो शेयर है, इक्विटी है, उसको उसमें पब्लिक यानी प्राइवेट जो सेक्टर है उसका भी रोल वहाँ पर हो जाता, तो इस तरह से शेयर भी हम उसके पब्लिक सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर में डाल सकते हैं। The purpose of sale, according to the government, was mainly to improve the financial discipline and facilitate the modernization. क्यों किया गया है ये प्राइवेटाइजेशन? ताकि जो क्राइसिस झेलती है, फाइनेंस की क्राइसिस झेलती है पब्लिक कंपनीज, उसका कैपिटल फॉर्मेशन का काम पूरा हो सके। दूसरा, उसे मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनमें न्यू टेक्नोलॉजी बहुत स्लो प्रोसेस से आती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट करता है, इसलिए मॉडर्नाइजेशन के लिए और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए वी आर जस्ट यूजिंग द प्राइवेटाइजेशन। इट वाज आल्सो envisaged that the private capital and managerial capabilities could be efficiently utilized to improve the performance of PSU. पब्लिक सेक्टर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी हम उसे प्राइवेट सेक्टर में दे देते हैं। यहाँ पर एक और पॉलिसी यहाँ पे अपनाई गई है जिसे हम बोलते हैं नवरत्नास। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नवरत्नास? ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि अकबर के 9 जेम्स थे, ठीक इसी तरह से विक्रमादित्य एक बहुत बड़े राजा हुए थे, उनके यहाँ भी नवरत्नास यानी उनके दरबार में 9 ऐसे व्यक्ति थे हु आर फेमस इन देयर फील्ड। कोई आर्ट में है, कोई म्यूजिक में है, कोई साइंस में है, सो दे आर वेरी फेमस इन देयर फील्ड, सो दे आर नॉन एज नवरत्नास। सो गवर्नमेंट जस्ट एक्सेप्ट दिस पॉलिसी इन द
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑल्सो। तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी कहाँ अपनाई? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे, कि दोज द एंटरप्राइजेस हु आर इन अ पब्लिक फील्ड एंड परफॉर्मिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर जस्ट, उनको ऑनर्ड किया जाएगा नवरत्नास। उसके बाद मिनी रत्नास का भी प्रोसेस रखा गया है। यहाँ देखेंगे हम एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर। The jewels in the imperial court of Vikramaditya, who were eminent persons, the excellence in the field of art, literature and knowledge, in order to improve the efficiency, professionalism and enable them to compete with the efficiently in the liberalized global environment, the government identify PSE। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है? उन पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई किया है who are performing well as them महारत्ना, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास। 3 कैटेगरी रखी गई है यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर्स की। पहला महारत्नास, द सेकेंड इज नवरत्नास एंड मिनी रत्नास। They were given a greater managerial and operational autonomy in taking various decisions to run the company efficiently and thus increases their profit। तो यहाँ पर इन तीनों कैटेगरीज को गवर्नमेंट ने कुछ छूट दी है ताकि वो अपने कुछ मैनेजरियल डिसीजंस ऑन ले सके और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। Greater operational, financial and managerial autonomy has also been granted the profit-making enterprises referred to mini रत्नास। तो वो एंटरप्राइजेस जो बहुत प्रॉफिट गेन कर रही हैं उन्हें मिनी रत्नास में रखा गया। The central public sector enterprises are designed with the different status. A few examples of public enterprises with the status as follows। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेंट्रल मिनिस्ट्री की कंपनीज हैं जिन्हें हमने महारत्नास में रखा है, जैसे IOC है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नवरत्नास में हम देख रहे हैं एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, और मिनी रत्ना में हम देखते हैं भारत संचार निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। सो दीज आर द फेमस PSU which are just categorized in 3 areas, that is महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्नास। ये वो गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो बहुत प्रॉफिट मेकिंग में हैं, जिनका मैनेजिंग स्ट्रक्चर बहुत साउंड है, इसलिए इन्हें इन नामों से अवॉर्डेड किया जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ओके, नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। आज हम बात करते हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। When we connect a country with the world economy, जब हम किसी देश को वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ते हैं, that is globalization. As you studied in the previous chapter about the development under the 5-year planning, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि लगभग 5 सालों की प्लानिंग में हमने देखा 40 वर्षों तक हमने 8 प्लान जब देख लिए, we just find out a leakage is there कि we just developing our industries but our industries are not कैपेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट टू कॉम्पीट। यानी 1950 से लेकर 1990 तक, जब 40 साल तक हमने अपना प्लानिंग पीरियड चलाया, तो हमने महसूस किया कि वी आर जस्ट गिविंग अ मोर वेटेज टू द पब्लिक सेक्टर एंड गिविंग द लेस वेटेज टू द प्राइवेट सेक्टर। आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर कैपेबल बट नो मोर कैपेबल टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट। की हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप तो हुई, लेकिन अभी हम वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन के लायक नहीं हैं। सो वी इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी इन 1991 विद द एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमने वर्ल्ड मार्केट को इंडियन मार्केट के सामने खोल दिया गया। नाउ इंडियन कंपनीज विल फाइट विद द वर्ल्ड मार्केट। अब हमें वर्ल्ड कंपनीज के साथ क्या करना है? कंपटीशन करना है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन में देखेंगे, globalization is generally understood to mean integration of the economy of the country with the world economy। यानी किसी देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ना, that is integration is known as globalization। It is a complex phenomena
it is an outcome of set of various policies that are aimed to transforming the world toward the greater interdependence and integration. ठीक है, ये एक लेटेस्ट फिनोमेना है जिसके अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं, किसी देश की इकोनॉमी को इतना साउंड करना कि ही कैन कम्पीट विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. इसका मकसद क्या है? टू इंटीग्रेशन एंड टू इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस द वर्ल्ड्स कंट्री. एक देश दूसरे देश पर डिपेंड हो, इंटरडिपेंडेंस उनका बना रहे. दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस द ग्लोबलाइजेशन. Involves creation of network and activities transcending economic and social and geographical boundaries. Globalization attempts to establish, यानी जो ग्लोबलाइजेशन है वो किसी बाउंड्री का ध्यान नहीं रखता. यहाँ पर क्या है, सभी को इक्वल चांस मिल रहे हैं. Those countries who are specialized in one field they can produce that type of goods. यानी इसमें हर देश को वो चीज़ बनानी चाहिए जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है और दूसरी चीज़ उसे मार्केट में सेल करना चाहिए, और जो चीज़ उसके यहाँ अच्छी नहीं बनती उस चीज़ को उसे विदेशों से मंगाना चाहिए. तो इस तरह से इंटरडिपेंडेंस हो जाता है. इस ग्लोबलाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज आउटसोर्सिंग. ठीक है, वो क्या है? आउटसोर्सिंग है. व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग मीन्स जस्ट सोर्स आउट ऑफ द कंट्री, यानी वो सोर्सेस जो आपको बाहर से मिल रहे हैं दैट इज नोन एज आउटसोर्सिंग. ये वो चीज़ें हैं जो आपको बाहर से मिल रही हैं, फॉरेन कंट्रीज से. जैसे कोई एडवाइस है, आपने कई बार देखा द बिग हॉस्पिटल्स जस्ट टेकिंग द एडवाइस फ्रॉम द आउटसाइड कंट्रीज मेडिकल ऑफिसर्स. ठीक है ना, कई बार वो सर्जरी करते हैं, अमेरिका के डॉक्टर वहाँ से गाइड करते हैं, यहाँ करते हैं ऑपरेट. तो ये दिस इज आउटसोर्स. उन्होंने अपने हॉस्पिटल में क्या कर रखा है? एडवाइजरी फॉरेन डॉक्टर्स को अपॉइंट कर रखा है. ठीक इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो भी क्या करते हैं, अपनी टेक्निकल जो साउंड करने के लिए या अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, फॉरेन कंपनी से क्या लेते हैं, एडवाइजरी लेते हैं. सो आउटसोर्स मीन्स व्हेन अ कंट्री जस्ट नीड द हेल्प विद द आउट ऑफ बाउंड्रीज. जब वो बाहर से कोई हेल्प लेती है दैट इज आउटसोर्सिंग. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलो आज इतना ही करेंगे. ओके, हैव ए नाइस डे. थैंक यू. Thank you, ma'am. वेलकम बेटा.